जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे एएनएस फार्माकोलॉजी और उसके अंदर हम कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे थे। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं, तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन जो है वो उसकी सिंथेसिस को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो कोलिन से सिंथेसाइज़ होता है, और कोलिन जो है वो जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करती है वाया कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है। एक आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ जाती है, जो कि सेल को मूव करती है फ्रॉम जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को मूव करती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मॉलिक्यूल को मूव करा रही होती है। तो इस अपहिल मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि एटीपी की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो कोलिन जो है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर वाया कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंटर करता है, और वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जब कंबाइन करेगा तो उसमें हमें किसी न किसी एंजाइम की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द कोलिन टू फॉर्म एसिटाइल कोलिन, हम जो एंजाइम इसमें मौजूद होती है या यूज़ होती है दैट इज़ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफ्रेज, और इसको हमने आसान अल्फाज में याद रखना है तो इसे हम चैट भी कह सकते हैं। तो उसकी मौजूदगी में ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करके एसिटाइल कोलिन बना देते हैं। अब एसिटाइल कोलिन बन गया है, इसकी पैकेजिंग बड़ी ज़रूरी है, इसको स्टोर करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है और हम यूज़ कर देंगे। तो इसको स्टोर किया जाता है स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर। अब ये इट इज़ रेडी टू यूज़, स्टोरेज वेसिकल से रिलीज़ होगा, ये आके आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएगा और वहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग जाएगा। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं है। चूँकि हमने कहा कि ये कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो एसिटाइल कोलिन अगर आपने दे दिया तो उसका इफ़ेक्ट को ख़त्म करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम आ जाती है जिसे हम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम कहते हैं, जो कि इस कोलिन के एक्शन को ख़त्म करती है, इसको ब्रेक डाउन कराती है इनटू एसीटेट एंड कोलिन इन द इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फर्दर हम बात करते हैं, ये स्टेप्स हो गए कि किस तरह से एंटर करेगी, स्टोर होगी वेसिकल के अंदर। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ कब होता है, जब आपके प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल आया प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर, तो उस केस के अंदर जो है आपकी एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर रिलीज़ होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा जो ब्रेक डाउन की मैंने बात की कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। तो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज की मेनली दो टाइप्स होती हैं। एक ट्रू एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज होते हैं, और दूसरे सूडो कोलिन एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज होते हैं, या हम इसे ब्यूटाइल कोलिन ईस्ट्रेज भी कहते हैं। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है कि ट्रू एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज कहाँ मौजूद होते हैं। ट्रू एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो हैं दे आर मेनली प्रेजेंट इन, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये चूँकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर रिलीज़ होगी, तो ये कोलिनर्जिक गैंग्लियंस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये आपके गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होंगे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। इसके बरक्स जो सूडो या फॉल्स कोलिन ईस्ट्रेज है दैट इज़ प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा, लिवर, ग्लायल सेल्स। तो अभी इसी तरह से इनका जो एक्शन है उसकी बात कर लेते हैं कि जो ट्रू एसिटाइल कोलिन है, कोलिन ईस्ट्रेज है, वो एसिटाइल कोलिन को भी हाइड्रोलाइज करेगी, वो मेथाकोलिन को भी हाइड्रोलाइज करेगी। जबकि जो सूडो कोलिन ईस्ट्रेज है वो मेथाकोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं करती, जबकि एसिटाइल कोलिन को करती है, और ये हाइड्रोलिसिस भी बड़ी स्लो होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके अलावा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स, और दूसरे होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स। जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं फ्रॉम M1 टू M5, और जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम NN और NM में क्लासीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स की, और इनकी लोकेशन की बात करेंगे। मस्करीनिक रिसेप्टर्स को याद रखने के बहुत ही आसान निमोनिक्स मैंने बनाए हैं कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स M1 से लेके M5। अब M1 जो है उसको आपने याद रखना है GAC से। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में AC है तो आप क्या जवाब देते हो? GAC है। तो ये GAC से आपने इसको याद रखना है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होगा, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर होगा, और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा M1। अब वैसे तो आपका दिल एक है,
लेकिन M2 जो है वो आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बड़ी फजूल सी बात थी, लेकिन फिर भी M2 जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होगा आपके हार्ट के अंदर। और M3 को हम देख लेंगे, मतलब इसका जो निमोनिक्स है दैट इज SEE। तो ये आपके स्मूथ मसल्स के अंदर, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी तरह M4 और M5 ये तो बहुत ही आसान है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं कि M1 आपसे मैंने पूछा कि AC है, आपने कहा GAC है, तो उसको हम याद करेंगे GAC से गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा, आपके ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होगा और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरह से M2 की जब हम बात करते हैं तो वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। और इसी तरह जब हम M3 की बात करते हो तो M3 जो है वो आपके स्मूथ मसल, सी से हमने इसको याद रखना है कि स्मूथ मसल्स के अंदर, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा। M4 और M5 की जब हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए। और इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स, जो कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी, फॉर द इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं दीज आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो कोई भी आपका हार्मोन आके अटैच होता है तो वो बेसिकली सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए एक्ट करते हैं। वो डायरेक्ट एक्शन नहीं परफॉर्म कराएंगे, दे विल एक्ट वाया प्रोड्यूसिंग सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हम इन्हें कहते हैं। तो वो CAMP भी हो सकता है, वो IP3 भी हो सकता है, वो DAG भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक NM तो बहुत सिंपल है, आपने इसको इसके आगे J लगा दो तो ये NMJ के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा। और फिर आपका जो NN है, NN is basically present in autonomic ganglia, adrenal medulla और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हमने ये कहा कि M1, M3 और M5, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो M1 जो है वो आपने GAC से याद रखना था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट था। तो इसका इंट्रासेलुलर इफेक्ट ये होगा कि IP3 और DAG के लेवल को इंक्रीज करा देगा। तो ये सेकंड मैसेंजर्स हैं, तो इनके लेवल को जब ये इंक्रीज कराएगा तो इट विल बेसिकली हेल्प इन लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर। उसके अलावा हमने कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है तो उनकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज करा देगा और ये आपके स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देते हैं। इसी तरह से चूंकि हमने ये कहा कि आपके जो M3 है वो स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो आपकी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देगा वाया प्रोड्यूसिंग इनोसिटोल, ट्राइफॉस्फेट एंड डैग, ये याद रखना है। उसके अलावा M2 की जब हमने बात की, हमने कहा ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो M2 का इंट्रासेलुलर इफेक्ट ये होता है कि CAMP के लेवल को कम करा देगा और पोटाशियम आयन की जो है ना, पोटाशियम आयन चैनल्स को वो ओपन कराएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पोटाशियम आयन्स जो हैं वो आपके हार्ट से निकलेंगे, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो हार्ट के अंदर इंक्रीज कर जाएगा और उसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव और हाइपरपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से आपका SA नोड, आपका AV नोड ये डिप्रेस कर जाएंगे और एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है रिड्यूस कर जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करेगी और आपकी कार्डियक आउटपुट जो है वो भी रिड्यूस कर जाएगी। इसी तरह से जब हम NN की बात करते हैं, हमने कहा कि दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन योर एड्रीनल मेडल्ला के अंदर होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये भी ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स कराते हैं, पर्टिकुलरली सोडियम एंड पोटाशियम चैनल्स, दैट विल लीड टू डीपोलराइजेशन। चूँकि ये सोडियम चैनल की ओपनिंग कराएंगे तो डीपोलराइजेशन होगी। तो इनकी वजह से NN रिसेप्टर्स की वजह से एड्रीनलिन रिलीज होता है और नॉर एड्रीनलिन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रीनल मेडल्ला। और NM की जब हम बात करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑब्वियसली दे विल कॉज द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, सोडियम और पोटाशियम, तो ये भी डीपोलराइजेशन कराएंगे और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। दैट वाज इट फॉर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनेस्ट्रेसेस, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद कोलिनर्जिक एजेंट्स और उनकी हम बेसिकली क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने पढ़ाकू दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।